बार फिर से आपका स्वागत है एवीएम टॉक्स पर। जैसे कि आप मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को देख पा रहे हैं, मैं आज मंडावा की उस फेमस बिल्डिंग में, एक बहुत ही फेमस जो हवेली है, दहथलिया हवेली, लगभग 180 साल पुरानी इस हवेली में बहुत ही सुंदर कलात्मक जो कलाकृति है पेंटिंग्स में दिखाई गई है, उकेरी गई है। जिस भवन को आप मेरे चारों ओर देख पा रहे हैं उसमें राजा महाराजाओं की बहुत ही सुंदर जो तस्वीरें हैं वो बनी हुई है, और एक राज परिवार का जो दरबार होता है उसका भव्य रूप यहाँ दिया गया है। 180 साल पुरानी इस हवेली का इतिहास तो बहुत ही गौरवान्वित करने वाला रहा ही है, और इसका वर्तमान भी बहुत शानदार चल रहा है। हजारों की संख्या में जो टूरिस्ट है वो यहाँ आते तो हैं ही, साथ में हमारे जो सिने स्टार हैं वो भी यहाँ तक पहुँचते हैं। हवेली में पल बढ़कर बड़ा हुआ हमारा साईं, जिन्होंने मंडावा में वाणिज्य संकाय में 93.40% अंक प्राप्त कर टॉप किया है। साथ मौजूद है इनके पिताजी श्री बलबीर जी थलिया और इनके ताऊजी श्री किशोर जी थलिया। आइए जानते हैं इनके ताऊजी से इस हवेली के बारे में भी और फिर साईं के बारे में भी। जी सर, आपका शुभ नाम। नमस्कार, मेरा नाम किशोर थलिया, थलिया हवेली से। आपका पैसा या फिर क्या व्यवसाय? हमारा व्यवसाय शुरू से हैंडीक्राफ्ट का था। इसी हवेली में हमने शुरू किया था। इन पर चल के यहाँ खूब अंग्रेज आते हैं, खूब फिल्में होती है, जैसे पीके लव आजकल, उन्होंने सभी में आप गर्लफ्रेंड, कच्चे धागे, सब इसी हवेली में है। गाने लारे गाना जो अभी टॉप 10 में चल रहा वो भी इसी हवेली में हुआ था। नाम आ रहा है करोड़कुंद्रा का, वो भी इसी हवेली में हुआ था। अभी टोनी कक्कड़ का मुझसे शादी करोगे भी रिलीज हुआ, वो भी इसी हवेली में हुआ था। ऐसे चल के इस हवेली में खूब पेंटिंग है, हर तरह की पेंटिंग है। इसमें पशु पक्षी है, देवी देवता है, और अपने फूल पत्ते बेल बूटे हैं, सब है। हर तरह की पेंटिंग इस हवेली में आपको देखने को मिलेगी। नहीं, हवेली का जो इतिहास है वो वास्तव में बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि राजस्थान की धरा में अगर हम लोग आए और यहाँ शेखावाटी रीजन में खास तौर पर मंडावा, जिसको हवेलियों का शहर कहा जाता है, सेठों का शहर कहा जाता है, अगर ये कुछ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। और मैं यहाँ बैठकर आज आपसे चर्चाएं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी एक गौरव का विषय है। जैसे कि साईं ने बताया है कि उसकी जो स्कूल जर्नी है नर्सरी टू 12 तक अपने आदर्श विद्या मंदिर के साथ पूरी हुई है, और जिसने बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड एक कायम किया है 93.40 से। तो आइए जानते हैं इनके पिताजी से। नमस्ते सर, मैं बलबीर थलिया। ये साईं की जो मेन उपलब्धि है इसमें जो इनके गुरुजन और इनके जो स्कूल में जो सुरेश जी हैं, आदर्श विद्या मंदिर संचालक, उनका जो है पूरा जो है मार्गदर्शन है, उन्हीं का योगदान है इसमें जो सफलता में। और ये खुद भी इंटेलिजेंट पढ़ता भी है, और आगे भी इसका जो है UPSC करने का विचार है, जो आगे भी हम चाहते हैं कि ऐसे इसको सफलता मिलती रहे। सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूँ कि कोई भी पेरेंट है, भले मैं ही क्यों ना हो, मैं भी खुद सोचता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, स्कूल फैसिलिटी क्या रहेगी, और उन सब चीज़ों को देखकर एक क्राइटेरिया सेट कर कोई भी पेरेंट्स है वो स्कूल चूज करता है। तो साईं का तो एडमिशन ही है हमारे पास नर्सरी से आया था, और नर्सरी के बाद आज ये 12th कर जब यहाँ से जा रहा है, तो इससे ये क्वेश्चन पूछना लाजमी है, और इससे ही नहीं, मैं इसके पेरेंट्स से ये क्वेश्चन पूछना लाजमी समझता हूँ कि इन्होंने एवीएम ही चूज क्यों करी। एक खास बात और, लगभग साईं के जो भी कजिन सिस्टर ब्रदर रहे हैं वो सब भी एवीएम से ही पास। आइए जानते हैं साईं के पिताजी से कि उन्होंने एवीएम ही क्यों चूज की। आइए जानते हैं साईं के पिताजी से कि उन्होंने एवीएम ही। मंडावा की सबसे बढ़िया स्कूल है जो आदर्शी है, पहले बात ये। और हमारे बच्चे हैं 7 बच्चे, सातों के सातों जो नर्सरी से वहाँ एडमिशन लिया है, और ये 5 तो पास आउट वहाँ से निकल गए, 12 करके 2 अभी बाकी हैं। वहाँ क्या है कि एक तो घर जैसा माहौल मिलता है बच्चों को, और बढ़िया शिक्षा और मैनेजमेंट वो भी बहुत अच्छा है। शुरू से हमारा जो है बच्चों का वहीं पढ़ना लिखना हुआ है। बाकी स्कूलें तो और भी हैं, परंतु मेरे हिसाब से मंडावा में जो है अभी तक जो है आदर्श से सबसे बढ़िया है। और उनको ये फील नहीं होता कि हम कहीं बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल पूरा जो है
घर जैसा माहौल पढ़ाई में और में सब में, और मैनेजमेंट है वो पूरा जो है स्कूल के बच्चों के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो ख्याल रखते हैं, इसलिए आदर्श ही हमने चुना। तो जैसा कि बलवीर सर ने तो बता ही दिया कि इन्होंने आदर्श को ही क्यों चुना। माहौल सबसे ज़रूरी चीज़ भी है। हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसके प्रति अगर एनवायरनमेंट अगर उसके साथ नहीं है, उसके फेवर में नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं एज ए एडवर्टाइज़र ही नहीं, विज्ञापन के नाते नहीं, बल्कि एक लाइजन, एक मॉरल के नाते कहता हूँ कि वास्तव में एक बार आप आइए, पधारिए, देखिए हमारी टीम को, हमारे मेथड को, और जानिए सक्सेस का राज। आइए जानते हैं साई की माताजी के क्या विचार हैं एवीएम के साथ। हमने साई को एलकेजी में आदर्श में डाला है और वहाँ पर काफ़ी फैसिलिटी मिली बच्चे को, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है इसका। डांस में, सिंगिंग में, डिबेट में और पेंटिंग में, हर चीज़ में इसका योगदान बहुत अच्छा रहा है और नंबर भी आया है इसका। और आदर्श चूज किया है मेरे पिताजी ने, जो हमारे बड़े पिताजी, उन्होंने आदर्श को चूज किया और वहाँ पर एक वो माहौल मिला, एकदम फैमिली जैसा माहौल मिला। एक बच्चे को, एक टीचर बच्चों को लेकर बैठती है, वो माहौल सबसे अच्छा लगा। और मैं अपने आसपास के मोहल्ले की जो लेडीज होते हैं उन्हें भी ये कहती हूँ कि आप आदर्श में डालिए, और कहने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को आदर्श में एडमिशन दिलाया और उनमें, उन बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। और मैं तो आदर्श की बहुत आभारी हूँ। जो बच्चे ने 12th किया और 2 बच्चे हो रहे मेरे 10th 11th में हुए, उन्होंने भी आदर्श में 2 साल करेंगे। जैसा कि मैम ने बताया कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, उसके अलावा रोबोटिक्स है, कोडिंग है, और भी बहुत सारी, किन किन के नाम मैं बताऊंगा, आओ जानते हैं साई के उन सब के बारे में क्या विचार है। और एक बात मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ, साई ने ईच एंड एवरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं बल्कि उसको विन भी किया है। तो साई हमें बखूबी बता पाएगा कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के रिगार्डिंग उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होना जरूरी है। जैसे आगे को करिकुलम एक्टिविटी हर सैटरडे को एक्टिविटी होती थी, जिसमें मैं मतलब पार्ट लेता था। जैसे ड्राइंग कंपटीशन हुआ, डांस कंपटीशन हुआ और बहुत कॉम्पिटिशन थे। पर मतलब पढ़ाई कुछ नहीं होता, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी पार्ट लेना चाहिए। तो साई आपका नर्सरी से लेकर 12th तक की जब जर्नी रही है, तो क्लास जर्नी कैसी रही? क्लास एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? क्लास एनवायरनमेंट अच्छा था। नर्सरी से लेकर 12th तक हर टीचर का मेरे को सपोर्ट मिला है। हर टीचर ने मतलब अपना फुली सपोर्ट किया है। और 12th क्लास में सोनी सर हिंदी के टीचर थे, उन्होंने हिंदी में कमज़ोर थी, वीक थी, पर सर ने फुली सपोर्ट करके। ये तो बात है ही कि इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा हिंदी टिपिकल हो जाता है, तो वहीं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए इंग्लिश थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो आप कुछ बता रहे थे सर के बारे में? सर ने मतलब हिंदी का मतलब फुली सपोर्ट किया। और उन्होंने मतलब ये नहीं कि जो बुक में है वो मतलब आपको एक्स्ट्रा में पूछा, और मतलब उस सर ने आपको क्वेश्चन बनाना सिखाया कि आप कैसे क्वेश्चन बिल्ड कर सकते हैं। और मतलब पहली बार ये आरबीएससी का था, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं सीबीएसई में ही पढ़ रहा था और मतलब बोर्ड का मेरे को कुछ पता नहीं था। और थैंक यू इंग्लिश टीचर सद्दाम सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। उनका ग्रामर पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। और थैंक यू राकेश सर, अकाउंटिंग टीचर। और मैथ में थैंक यू बीर सर एंड अर्जुन सर, उनकी मेहनत से ही आज मेरा पढ़ाई है। वरना तो यहीं पर मैं एक बात को फिर से नोट डाउन करवाता हूँ, मैथ 100 आउट ऑफ 100, जिसमें मैथ में जहाँ बच्चे सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे होगी, लॉग कैसे होगा, वो सब साइंस चुटकियों के साथ सॉल्व करता था। और ये सब डिपेंड करता है विल पावर पर। मैथ के लिए तो क्या ही कहूँ मैं। बस ये है कि आप जब मैथ कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूस करें, ये नहीं सोचिए कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ देते हैं, आप अदर सब्जेक्ट में चले जाते हैं। मैथ में इंटरेस्ट तभी बनेगा तब आप उसको कंटिन्यूस करते रहेंगे। और थैंक यू गोविंद सर जिन्होंने बीएसटी पढ़ाई, और थैंक यू ऑल द टीचर उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। जैसा कि साई ने बताया है कि नर्सरी टू 12th तक के सभी टीचर्स का भी सपोर्ट रहा है। मेरा ये मानना है कि स्कूल में तो आप टीचर की देखरेख में है, वहाँ आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे,
लेकिन घर पर आप क्या करते हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इनके माताजी से, इनके पिताजी से कि साईं का घर पर क्या बिहेवियर था और घर पर इनका मेथड क्या था, वो कौन सा राज है जो एक कॉमर्स के बच्चे को मैथ में 100 आउट ऑफ 100 तक पहुंचा देता है। तो पहले शुरुआत करते हैं माताजी से। साईं एक सिंसियर बच्चा है, बहुत शांत बच्चा है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है। और हमने स्कूल में भी ये देखा, बहुत से बच्चे ट्यूशन जाते हैं, मेरा बच्चा कभी ट्यूशन नहीं गया, मैंने उसको खुद ट्यूशन की तरह पढ़ाया है। शाम को हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों को मैं लेके बैठी थी शाम को पढ़ाने के लिए, और उनको स्टडी खुद करते थे और खुद मेहनत बच्चे मेरे खुद करते थे। कभी हमने किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं कराई है। और अभी इसके मैथ में भी 100 to 100 नंबर आए, और इसकी सेल्फ स्टडी के कारण है। आदर्श में जब टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो हम क्यों ट्यूशन करें बच्चों के लिए। ट्यूशन की नीड भी नहीं रहती जब अगर आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हो, टीचर के नोट्स वगैरह को कंटिन्यू करते हो तो कोई नीड नहीं रहती। बाकी आपका तो एक्सपीरियंस रहा है, मैं क्या ही कहूँ उसमें। जो भी बच्चा मेरा पढ़ रहा है, खुद अभी हमने वास्तव में जरूर ट्यूशन कराई, हमने किसी बच्चे की ट्यूशन नहीं कराई, सभी अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं बच्चे। और साईं को तो कभी आवश्यकता नहीं रही ट्यूशन की। और डांसिंग में उसकी सिस्टर है अंजलि, बड़ी सिस्टर अंजलि है, उसने फुल सपोर्ट किया इसको डांसिंग में। आज नंबर 1 डांसिंग में है साईं। जब मैं आदर्श में प्रोग्राम देखने जाती थी तो बहुत सी माताओं के बच्चे डोरनौद में अन्य अदर स्कूल में पढ़ते थे, उनसे बातें होती थी, लोग कहते हैं हम साईं का फंक्शन देखने के लिए आते हैं। मैं इतना प्राउडली महसूस होता था मेरे को बहुत ज़्यादा। मैं कहते हैं दूसरी स्कूल में बच्चे इनके पढ़ रहे हो और मेरे बच्चे का डांस देखने के लिए आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता था। साईं के डांस की तो बात चल ही रही है, तो थोड़ा सा मैं इनकी जो बड़ी सिस्टर है उनको भी बहुत बड़ा थैंक्स एवीएम परिवार की तरफ से ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी ज़रूरत रहती थी तो वो एज ए कोरियोग्राफर हम सबके बीच में मौजूद होते थे और हमारे प्रोग्राम में एक नई जान डाल देते थे। साईं का जो टैलेंट है, अभी मैम ने भी बताया कि अंजलि जी की मदद से ही मिलता था, तो एक बार पूरे एवीएम परिवार की ओर से मैं अंजलि जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप भी बताइए जो साईं का स्टडी मेथड है वो क्या रहा, क्या स्ट्रेटेजी रही, खेल में कितना था, घर में क्या बिहेवियर था। साईं वैसे तो शुरू से ये पढ़ाई में होशियार था और ये अपने आप सेल्फ स्टडी करता है। और जैसे इसने 12th में तो कहीं ट्यूशन नहीं किया, या आजकल बच्चे क्या है कि हर बार ट्यूशन के तो मैं हमेशा इसको कहता था कि जो बच्चा 8 घंटे स्कूल में जाता है वहीं नहीं पढ़ता तो 1 घंटे मास्टर के पास क्या ट्यूशन पढ़ लेगा। अब तो फिर जो भी इसने पढ़ाई वो स्कूल में पढ़ी और अपना जो खुद की मेहनत और स्कूल की पढ़ाई से ही ये इतने नंबर आए हैं। और ये खेल में भी हमेशा, डांस में और स्कूल में हमेशा आगे रहता था, ये इनका शौक भी था और खेल की एक्टिविटी भी हमेशा इसमें रहती थी और घर में हमेशा। और एक खास बात है इसकी जो प्रवृत्ति की, धार्मिक प्रवृत्ति का है, जिन्हें क्या है कि पूजा पाठ करना और करना। बाकी आजकल क्या है ना, इसको ऐसी चीज़ें जो मोबाइल पे वो सुनने पसंद नहीं है। ये अपना पढ़ता है या धार्मिक या अपना डांस, मतलब ये जो भी चीज़ करता है वो रियल में करता है। मतलब ये नहीं है कि मतलब आजकल जो मैं ज़्यादातर देखता हूँ तो मोबाइल पे ये मोबाइल भी रखता है तो उसमें भी जो यूट्यूब पे जो पढ़ाई के बारे में जितनी चीज़ें होती है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करता रहता है। सर ने बताया कि मोबाइल रखना कोई बुरी बात नहीं है, मोबाइल रखो, लेकिन उसका यूज़ क्या कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को सक्सेस होना है, आप स्मार्टफोन का, लैपटॉप का या किसी भी अदर इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका यूज़ आपके मोटिव के साथ होना चाहिए। साईं ने फ़ोन यूज़ किया अपने एजुकेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन आशाएं रखी जाती हैं। आइए जानते हैं साईं की फैमिली से कि उनके 12th के रिजल्ट के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या वो उस एक्सपेक्टेशन तक पहुंच पाया और पहुंचने के लिए उसका सफ़र कैसा रहा। आइए जानते हैं। सबसे पहले इनके पिताजी से बताइए। ये पढ़ाई में हमेशा होशियार था और 10वीं में इसने बहुत मेहनत की थी, परंतु वो क्या कोरोना काल चल रहा था तो इसमें वो परीक्षा नहीं दे पाया, ऐसे ही जिसको अगली क्लास में और किया था। तो इसके वो भी पूरा 1 साल ना इसके मन में धोखा हुआ कि मैं परीक्षा देता तो क्या पता मेरे इससे भी अच्छे नंबर आते।
मतलब प्रमोशन से सेटिस्फाइड नहीं था सर? नहीं था। ये बात सही है, आप अपने 10th के रिजल्ट से मतलब प्रमोशन मिलने से खुश नहीं हुए? खुश तो मतलब इसलिए नहीं कि आपने मेहनत करी है इतने दिन से, और फिर आपको मतलब आपकी मेहनत के हिसाब से, या मतलब आपकी मेहनत के बल पे कुछ नहीं मिला, तो उस हिसाब से मैं खुश नहीं था। तो आपके 12th रिजल्ट के लिए क्या एक्सपेक्टेशन थे? तो आज रिजल्ट के लिए बस यही था कि रिजल्ट अच्छा रहा था आदर्श विद्या मंदिर का, तो मैंने सोचा था कि स्कोर अच्छा देना है, और अब टीचर भी प्रमोट करते थे कि आपको अच्छा करना है, तो उस हिसाब से था कि मतलब रिजल्ट अच्छा रहे कॉमर्स स्ट्रीम का, तो मेहनत उस हिसाब से ये जो 93.40 का जो आपने गोल अचीव किया है, क्या ये गोल इससे बड़ा था या इससे छोटा था? मतलब इससे कम परसेंटेज आपने डिटरमाइन किए थे या इससे ज़्यादा किए थे, और कहाँ तक उस गोल को आप अचीव कर पाए? मतलब गोल तो सिर्फ इतना था कि जो प्रीवियस ईयर का स्कोर रहा है उसको बस ब्रेक करना था, और कुछ नहीं था। मतलब ये भी नंबर अच्छे ही हैं, मैं इसमें भी खुश हूँ। आप खुश हो, लेकिन आपको वो ब्रेक करना था। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या कुछ किया और कैसे किया? मतलब ये था कि जो स्कूल में पढ़ाया गया था वो घर पे आके पढ़ना था, फिक्स टाइम, मतलब स्टडी का आपको फिक्स टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब 8 आवर पढ़ते हैं, टाइम का मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया कि मैं कितने आवर पढ़ता हूँ। जितना मतलब मन में चाहा जब तक पढ़ा जा सकता है उतना ही पढ़ा, और टीचर का भी फुली सपोर्ट था कि हर कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया और तभी लिख सका, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्जामिनर को मतलब कितने स्टूडेंट मतलब करते हैं सबमिट अपना फॉर्म, उसमें से एग्जामिनर को मतलब ऐसी कॉपी देनी चाहिए कि जो मतलब वो खुश हो सके कि मतलब चेक करते समय ये आपने कुछ अच्छा लिखा है। तो ये जो टिप्स हैं, मतलब कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं अकाउंट्स, बिजनेस और मैथमेटिक्स, तो इनमें जो टिप्स हैं वो आपको कैसे मिले, कहाँ से मिले? मतलब एक तो टीचर ने बताया, क्योंकि मतलब टीचर को तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनसे, तो एक तो उनसे हुआ, और फिर मैं क्या था जब भी पेपर होता तो रात को मतलब जैसे कि नोटबुक देखता कि मतलब टॉपर्स ने कैसे लिखा है, उस हिसाब से लिखना, क्योंकि टॉपर तो बहुत होते हैं पर आपका जो लिखने का कॉन्सेप्ट है मतलब एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने कुछ अच्छा लिखा है, तो उस हिसाब से उनकी नोटबुक देखता और उस हिसाब से मतलब मैं मेरी कॉपी भी वही करता। मतलब साईं खुद ही इंस्पायर होता, खुद ही मोटिवेट करता खुद को, और खुद कॉन्फिडेंस के साथ फिर उसको डेलीगेट करता, तो ये काबिल तारीफ है। आप क्या मानते हैं कि जो 12th का जो इसका रिजल्ट रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पहले तो आप मेरे को ये बताइए। बहुत संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट है। तो उस रिजल्ट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? क्या इससे और ज़्यादा के एक्सपेक्टेशंस थे आपको, या फिर इससे कम थे? नहीं, मुझे साईं पे विश्वास ही नहीं था कि इतने नंबर ले आएगा। तो इसने मेहनत बहुत की थी, तो ऐसे था कि हाँ भाई नंबर अच्छे आएंगे इतने, और जब टॉप करेगा ये विश्वास नहीं था। तो इसलिए हर बार ये LKG से लेके 12th यही पढ़ा है, तो हमेशा इसके अच्छे नंबर आते थे। ये कहता मम्मी मैं टॉप करूँगा टॉप करूँगा। मैंने कहा भाई टॉप करेगा तो बहुत अच्छी बात है। 12th में इसने टॉप करके दिखा दिया, इसकी इच्छा पूरी हो गई। तो आप इसके टॉपर रहने से ज़्यादा खुश हुए, हाँ जी। और उनके जो प्रीवियस ईयर के जो रिजल्ट्स थे उनका एक्सपीरियंस क्या रहा था? ये मेहनत करता था, उसके अनुकूल उसके नंबर आ जाते थे अच्छे। अब साईं जब 12th पास कर हमारे परिवार से निकलकर आगे समाज में अपना नाम और बढ़ाने के लिए, परिवार का नाम और बढ़ाने के लिए जब निकल रहा है, तो हम लोग जान लेते हैं कि इनका जो फ्यूचर गोल है वो क्या है। तो साईं आपका फ्यूचर गोल क्या रहेगा? मेरा गोल है सिविल सर्विस में जाने का, क्योंकि उसमें 6 आवर वर्क है और साथ में ये हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग हैं पुरानी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से मतलब मेरे पापा लोगों ने इसको एक म्यूजियम टाइप में बनाया है, तो इसको भी एक्सटेंड करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन करने के लिए इस बिजनेस में भी थोड़ा सा साथ दे रहा हूँ, और सिविल सर्विस का तो है ही है।
सही भी है। हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, अगर हम लोग उसका संरक्षण समय रहते नहीं करेंगे, हम लोग उसको रिस्टोर नहीं करेंगे या फिर उसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग से निकल जाएगी। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इस संस्कृति के बारे में, इस धरोहर के बारे में, इनके इतिहास के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो जो साईं का अभी करंट जो एफर्ट है वो काफ़ी काबिले तारीफ है कि ये अपनी जो संस्कृति है उसको प्रमोट कर रहा है। और जैसा कि इसने बताया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज इसका मेन गोल है लाइफ का। तो हम यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द हम फिर से मिले एक यूपीएससी कैंडिडेट के साथ और एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ। आप ये बताइए कि आप अपने जो जूनियर्स हैं, आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप ये बताइए कि आप अपने जो जूनियर्स हैं, आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, मैसेज तो यही है कि जो आप स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी रख रहे हैं कि आपको इस मोटिव से आपको पढ़ाई करनी है, तो आप उसी मोटिव से पढ़ाई करें, क्योंकि एंड में आते आते वो कंसिस्टेंसी कम हो जाती है और रिजल्ट कुछ भी हो डिसमोटिवेट होना नहीं है। क्योंकि अदर एक्टिविटी भी है एजुकेशन के अलावा, जैसे आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर, डांसिंग से भी अपना कैरियर बना रहे हैं। और मतलब एक कहावत भी है, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यही मैसेज है, क्योंकि आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से ही पढ़ते रहें, रिजल्ट आपका अच्छा ही रहेगा। परिवार के सभी बच्चे ही आदर्श विद्या मंदिर परिवार में पढ़े हैं। तो साईं का जो नर्सरी से 12th तक का जो सफ़र रहा है, उसमें साईं के मन में या फिर साईं के परिवारजनों के मन में कोई ऐसा यादगार पल अगर बना है तो आइए जानते हैं उसके बारे में उनके पिताजी से। अभी जब ये 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था तो उसके बीच में एस एग्जामिनेशन का इनका कुछ हुआ था। उसमें एस एग्जामिनेशन को मैं बता देता हूँ आपको, आदर्श एग्जाम सीरीज, जिसमें बोर्ड पैटर्न के ऊपर पेपर लिए जाते हैं और लगभग 6 पेपर हम लोग सेट करते हैं जो 80 मार्क्स और सारे अलग अलग लेवल के होते हैं। उन लेवल के मतलब फर्स्ट लेवल में थोड़ा सा इजी, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, ऐसे करके बच्चे के मन में परीक्षा के प्रति जो भय है, डर है, वो सब निकल जाए और उसकी तैयारी परीक्षा के अनुसार हो सके, उसके लिए शुरू की गई है आदर्श एग्जामिनेशन सीरीज। तो उसके विषय में इसने जो गोल्ड मेडल जीता था तब हमें ये उम्मीद की किरण जगी थी कि आगे ये जरूर और फर्स्ट आएगा। तो इसने अभी जो आदर्श में जो टॉप किया है और जो मैथ्स में इसने 100% मार्क्स लिए हैं। जरा थोड़ा सा वो हिंदी में, ये क्या शुरू से इंग्लिश मीडियम में था तो इसलिए इसके हिंदी में थोड़ा नंबर कम आ गए। अगर वो भी अगर थोड़े ज़्यादा थे तो हमें ज़्यादा खुशी होती। आइए साईं से जानते हैं कि उनका मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा। मेरा मेमोरेबल मोमेंट वो रहा कि जिस दिन मतलब मैं डांस करता था कि मेरे दादाजी एक पुष्कर लाल जी खरीदा मतलब बहुत खुश होते थे। तो मतलब उनकी खुशी ही एक मेमोरेबल मोमेंट है कि आपके मतलब जो बर्थडे हैं वो खुश हैं। और साथ ही मतलब अदर एक्टिविटी में जब उनको पता चलता है कि मतलब उनका पोता एक्टिविटी में भाग ले रहा है तो उनके लिए भी वो बहुत खुशी का मोमेंट होता है। मतलब आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के साथ उनकी खुशी को सबसे ज्यादा याद रखते हैं। आज साईं के साथ, साईं के परिवारजनों के साथ हमने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ जाना, कैसे साईं पढ़ता था, कैसे साईं ने अपनी जो मेहनत है उसमें 4 चांद लगाए हैं, कैसे इसने स्कोर किया है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप भी अपने कर्म पर विश्वास रखो और अपने जो प्रयास है उनको बढ़ाते रहो और एक दिन ये आपको भी बहुत आगे लेकर जाएंगे। आप सब आगे भी जुड़े रहें, जल्दी आपकी फिर किसी एक शख्सियत से मुलाकात करवाई जाएगी AVM टॉक्स पर। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।